दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उन अमर शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी देश को आज़ाद कराने के लिए, उन जितने भी महान जो व्यक्ति है, उन छोटे बड़े, उन सभी महान शहीदों को, उन महान व्यक्तियों को जिन्होंने स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपना योगदान दिया, उन सबको शत शत नमन। और उन लोगों को जो आज भी हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो जो भी प्रोफेशन में हो, उन सबको भी शत शत नमन। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि जितने भी क्वेश्चंस पेपर है, यानी क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है ना, जो 2019 में आए हुए थे, उन क्वेश्चंस को हम जो है अच्छे से करते जा रहे हैं, अच्छे से सीखते जा रहे हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके आंसर समझ रहे हैं, हम क्वेश्चन के लेवल को समझ रहे हैं, क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करते जा रहे हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है, यानी कि हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस देखे थे और ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसी में से हम 10 क्वेश्चंस आज अच्छे से करेंगे, जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे और उसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं। अगर आपने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। यहाँ पे देखिए एक्टिव पैसिव फॉर्म की बात हो रही है। वॉइस आप पढ़े होंगे, वॉइस यानी वाच्य। वाच्य में एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस मतलब जिसमें जो सब्जेक्ट है ना वो एक्टिव होता है, यानी सब्जेक्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म है उसकी ज्यादा महत्व रहती है ना। पैसिव मीन्स जहां पे सब्जेक्ट पैसिव हो यानी निष्क्रिय हो, और एक्टिव मीन्स जहां पे सब्जेक्ट एक्टिव हो, सक्रिय हो। यानी कि हम जब इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को देते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म कहलाता है या एक्टिव वॉइस। और जब हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो होता है पैसिव वॉइस। तो हमें पैसिव में दिया हुआ है ये सेंटेंस है ना, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, यानी कि मुझे याद है बीइंग टेकन टू द जू, यानी जू पे यानी कि जो चिड़ियाघर है वहां पे ले जाते हुए उसे जब ले जाया गया था तो वो चीजें उसे याद है, ऐसा ये बता रहा है, या मुझे याद है ऐसा करके। ठीक है, अब इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो देखिए, आई रिमेंबर देम टू टेक मी टू द जू, ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, आई रिमेंबर दे टू टेक मी टू द जू, ये भी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, ये तो अपने आप में पैसिव वॉइस टाइप का ही है ना। देम टेकिंग मी टू द जू, हाँ ये पैसिव वॉइस नहीं है, बट ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आई रिमेंबर दे वर टेकिंग मी टू द जू, ये देखिए एकदम पूरा फुली एक्टिव वॉइस में है। क्योंकि देखिए, जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, जब कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, है ना, कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो ये इस तरह से होता है, दे वर टेकिंग मी टू द जू, मुझे याद है कि वो मुझे जू में ले जा रहे थे, ये एक्टिव में है ना। अब इसका जब पैसिव चेंज करते हैं तो पैसिव में किसका यूज करते हैं? तो पैसिव में ना हम बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग का। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि बीइंग का यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। ठीक है, उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ये यूज होता है। तो ये चीजें इसमें है। आई रिमेंबर, देखिए यहाँ पे बीइंग लिखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन से टेंस से लिया होगा? तो ये कंटिन्यूअस टेंस से ही लिया होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा? पास्ट का, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए यही ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आई रिमेंबर दे वर टेकिंग मी टू द जू। आया समझ में? और हमेशा याद रखना कि जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हमेशा V3 का ही यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज प्रोक्लेम्ड दैट ऑल मैन फाउंड विथ आर्म्स विल बी शॉट। यहाँ पे क्या करना है? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्या करना है? सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट इज प्रोक्लेम्ड, यानी यह घोषणा किया जाता है कि दैट ऑल मैन फाउंड विथ आर्म्स, मतलब हर एक मतलब पूरे व्यक्ति जो आर्म्स के साथ पाए जाते हैं, हाथों के साथ पाए जाते हैं, विल बी शॉट, उनको क्या किया जाएगा, शॉट किया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस में बनाना है। और हमने पहले पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखिए कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी स्वतंत्र क्लॉज हो, जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है ना, इंडिपेंडेंस डे है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है, और एक या एक से ज्यादा इससे जुड़े हुए एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़े किससे होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़े होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में सभी स्वतंत्र रहते हैं, सभी इंडिपेंडेंट रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब क्या, आपको लगेगा कि वो इस पे डिपेंड है, क्योंकि उसको आप अकेले बोलोगे ना तो अधूरा लगेगा अपने आप में। देखिए अगर आप इसको बोलोगे इट इज प्रोक्लेम्ड, यह घोषणा की जाती है कि, ऐसा अगर बोलोगे तो ये अधूरा नहीं लग रहा है ना, जब तक आप इधर इसको पूरा नहीं बोलोगे तब तक आपको ये अधूरा लगेगा। तो इसलिए ना एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और सिंपल की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होता है, और क्लॉज मैंने बताया था, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज मतलब उपवाक्य, उपवाक्य मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी जिसमें एक कम से कम वर्ब होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं क्लॉज। अब देखिए हमें कॉम्प्लेक्स से क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में हमें क्या करना है, रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, और रूपांतरण मतलब सिर्फ रूप का अंतर होगा लेकिन जो मीनिंग होगा वो लगभग सेम होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोक्लेमेशन ऑल मेन फाउंड विथ आर्म्स विल बी शॉट, तो देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ही क्लॉज है, अकॉर्डिंग टू द प्रोक्लेमेशन ऑल मेन फाउंड विथ आर्म्स, ये एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है पूरा, विल बी शॉर्ट, और यहाँ पे विल बी यहाँ पे ही वर्ब है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, और ये विल बी ये वर्ब और ये शॉर्ट, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी, ठीक है, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, और ये वाला हो जाएगा आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, एक ही क्लॉज है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में। नेक्स्ट अगर देखेंगे द प्रोक्लेमेशन सेड, यहाँ पे दैट करके जुड़ा है, यहाँ पे एक क्लॉज हो गया और इधर और क्लॉज है, मेन फाउंड विथ आर्म्स विल बी शॉट, दो क्लॉज है, तो ये कॉम्प्लेक्स में ही है। द प्रोक्लेमेशन सेड दैट, ये भी दो क्लॉज है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है ना, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए द प्रोक्लेमेशन सेड दैट, तो ये भी वही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो सिंपल सेंटेंस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आया ना समझ में, सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हो, कॉम्प्लेक्स मतलब एक क्लॉज रहेगा इंडिपेंडेंट और उससे जुड़ा हुआ और डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और ये जुड़े होंगे किससे, दैट वगैरह है, एज सुन एज है, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जैसे इफ है, अनलेस है ना, जब इसके लेक्चर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें समझेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा, आया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, यहाँ पे देखिए किस कंजंक्शन से जुड़ा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है। जैसा कि पहला वाला जो था इसमें आप देखेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और जो जब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, तो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जैसे आ जाते हैं आपके एंड है, बट है ना, और है, नॉर है, फॉर है, सो है, येट है और देयरफॉर, ठीक है। ये इस तरह से जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ज्यादातर इनसे जुड़े होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस मतलब जिसमें दो या दो से अधिक क्लॉज हो
और जो कि इस तरह के कंजंक्शन से जुड़े हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और वो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र मतलब उसको आप बोल सकते हैं इन मतलब बिना किसी पे डिपेंड हुए। जैसे वी मस्ट ईट, हमें अवश्य खाना चाहिए, आप इसे इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं। वी कैन नॉट लिव, हम नहीं जी सकते, इसको भी आप इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड को क्या करना, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि दो क्लॉज है उसको हमें एक क्लॉज बस दिखाना है, एक ही क्लॉज होना चाहिए सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो वी मस्ट ईट सो दैट वी मे लिव, यहाँ पे देखिए वी मस्ट ईट, हमें अवश्य खाना चाहिए ताकि हम जी सके, ऐसा बोल रहे हैं, सो दैट वी मे ईट। तो यहाँ पे ये जो है ना सो अगर सिर्फ रहता तब की बात और थी, दैट भी लिखा है ना, सो दैट, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दैट वाला कंजंक्शन किस में आता है, उसमें यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो ये तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। वी मस्ट ईट वी विल लिव, हमें अवश्य खाना चाहिए, हम जिएंगे, वी विल लिव। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे दो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो क्लॉज है, वी मस्ट ईट वी विल लिव, है ना। तो इस तरह से ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस नहीं है, कॉमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वी मस्ट ईट टू लिव, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जीने के लिए अवश्य खाना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही आपको क्लॉज दिखाई दे रहा है, यानी कि यही हमारा सिंपल सेंटेंस है। सो वी मस्ट ईट, हमें अवश्य खाना चाहिए, टू लिव, तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है ना, टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है यहाँ पे, नॉन फाइनाइट वर्ब आप बोल सकते हैं, टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लॉज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ और इस तरह से मस्ट इट ये मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब, और ये टू लिव ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है। नेक्स्ट अगर देखेंगे डी को, तो वी मस्ट ईट, हमें अवश्य खाना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट लिव। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अदरवाइज कंजंक्शन का यूज हुआ है, तो यहाँ पे दो क्लॉजेस दिखाई दे रहे हैं, ये वाला वी मस्ट ईट, वी कैन नॉट लिव, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज ही गॉट द टेलीग्राम ही लेफ्ट इन अ टैक्सी। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे ही मुझे एज सुन एज ही गॉट द टेलीग्राम, जैसे उसे टेलीग्राम प्राप्त हुआ, जैसे उसे संदेश मिला, ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, वो टैक्सी में निकल गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे उसे मैसेज मिला, जैसे उसे टेलीग्राम मिला, ये आपको लग रहा है ना कि जैसे उसे टेलीग्राम मिला अधूरा है, ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, वो टैक्सी में निकल गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जो इस पे डिपेंड है, क्योंकि इसको जब तक नहीं बोलोगे ये अपने आप में अधूरा लगेगा। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मिश्रण है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स है, और हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मतलब दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हो। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए नो सूनर ही गॉट द टेलीग्राम देन ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, जैसे उसे टेलीग्राम प्राप्त हुआ ही नहीं था कि वो टैक्सी में निकल गया। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, नो सूनर का यूज हुआ है। द मोमेंट ही गॉट द टेलीग्राम, मतलब ऐसा क्षण जब उसे टेलीग्राम मिला, ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, तो यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड नहीं है। ही लेफ्ट इन अ टैक्सी व्हेन ही गॉट द टेलीग्राम, वो टैक्सी में निकल गया जब उसे टेलीग्राम मिला। तो यहाँ पे भी ये एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब एक वाला पहला जो है या डिपेंडेंट, दूसरे पे इंडिपेंडेंट पे डिपेंड है। जैसे देखिए ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, ये वाला स्वतंत्र है, व्हेन ही गॉट द टेलीग्राम, तो ये डिपेंडेंट है, सेकंड वाला है ना, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। ही गॉट द टेलीग्राम, उसे टेलीग्राम प्राप्त हुआ, एंड ही इमीडिएटली ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि यही हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड में दो क्लॉज है और दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और एंड किस टाइप का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जो मैंने बताया था ना, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, इस तरह से ये सब ना आपको थोड़ा सा याद रख लीजिए। ये अगर याद रख लिए मतलब आपको पता चल जाएगा,
आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट देखेंगे कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है, यस एंड ऐड हुआ है और है, ऐसा करके आप देखेंगे तुरंत आप टिक लगा देंगे कि यही कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ओ माई लव इज अ रेड रोज, शी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, I will leave you in Robin's capable hands. He hurried down the street. Choose the most appropriate figure of speech used in all the above sentences. Above sentences में कौन सा figure of speech use हुआ है इसको आपको बताना है। तो आप शुरू का एक दो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, जैसे ओ माई लव इज अ रेड रोज, यानी मेरा जो प्यार है, मेरा जो लव है ना वो रेड है, रेड रोज है, मतलब लाल गुलाब है ना, लाल गुलाब है, ऐसा बोल रहे हैं। शी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसके पास पत्थर का दिल है, पत्थर का दिल। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे ना तो मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए सिमिली, सिमिली देखिए, सिमिली क्या होता है। सिमिली की हम बात करें तो दोस्तों इसमें ना दो चीजें यूज होती है, दो वर्ड यूज होते हैं, या तो एज या फिर लाइक। ठीक है, एज या लाइक जैसे वर्ड यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए। सिमिली और मेटाफर दोनों लगभग सेम होता है, बट दोनों का मतलब कंपैरिजन होता है, तुलना करना। सिमिली में क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं तो एज या लाइक वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपको, जैसे किसी को बोलना है कोई चीज, जैसे कोई बेबी है, कोई बच्ची है, वो बहुत सुंदर है, तो उस बेबी को आपने बोला कि अरे बेबी तो बहुत सुंदर है, ये तो ना गुलाब जैसे सुंदर है, मतलब शी इज ब्यूटीफुल एज रोज, ऐसा करके आप बोल रहे हैं। शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, ऐसा अगर आप बोल रहे हैं तो आप उस बेबी की तुलना किसी से कर रहे हैं, जैसे आप मून से कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, आप गुलाब से कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि वो गुलाब के जैसा सुंदर है या उतनी जितनी सुंदर है, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो ये सिमिली होता है, इसकी जितनी सुंदर, ऐसा करके। कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो आप बोल देते हैं ये शेर जितना शक्तिशाली है, ऐसा करके। लेकिन मेटाफर क्या होता है, इसमें एज या लाइक का यूज नहीं होता, इसमें आप डायरेक्ट बोलोगे कोई बेबी बहुत सुंदर है तो उसको आप बोलोगे आप गुलाब के जैसे सुंदर हो, नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अरे ये बेबी तो गुलाब है, गुलाब। कोई ज्यादा एकदम सुंदर तो आप बोलोगे ये तो चांद है। कोई बहुत ज्यादा शरीफ रहते हैं तो उसको आप बोलते हैं अरे ये तो गाय है, गाय, ऐसा बोल देते हैं। तो ये होता है मेटाफर, आया समझ में। और कोई ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसको आप क्या बोल देते हो, अरे वो तो शेर है, शेर, तो शेर बोल दिए, मतलब शेर जैसा ताकतवर है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, शेर है बोल रहे हैं। तो ये मेटाफर आ जाता है, आया समझ में। यहाँ पे हम उसका दिल जो है पत्थर जैसा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पत्थर का दिल है बोल रहे हैं, यानी दिल को सीधा पत्थर बोल रहे हैं। तो ये हो जाता है मेटाफर, आया समझ में। अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन में ना एक ही जो कॉन्सोनेंट लेटर है ना वो एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स रिपीट होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एक ही जो व्यंजन वर्ण है ना वो बार बार रिपीट होता है, वो भी वर्ड के शुरू में। जैसे आप कई वर्ड आप बोलेंगे, माई मदर, माई मोम इज मेकिंग मी मैरी मैड, ऐसा करके आप एम बार बार आ रहा है ना, तो ये अलिट्रेशन हो जाता है। चारू चंद्र की चंचल कीने च च च, ऐसा पढ़े ना हिंदी में, तो ये एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो उसको बोलते हैं अलिट्रेशन। हाइपरबोली क्या होता है, हाइपर मतलब हाइपर हो जाना, मतलब किसी चीज को एक्सेजरेट करना। व्हेनेवर वी एक्सेजरेट समथिंग एल्स देन देयर विल बी हाइपरबोली। हाइपरबोली में आप ना एक किसी चीज को एक्सेजरेट करके बोलते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, तो ये होता है। तो जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इसका एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सेंटेंस दैट इनकरेक्टली यूजेस द मेन क्लॉज इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। यहाँ पे कंडीशनल, मेन क्लॉज इन द कंडीशनल सेंटेंसेस, जो मेन क्लॉज है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है वो इनकरेक्टली यूज हुआ है, यानी गलत तरीके से यूज हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, इफ यू वांट टू लूज वेट यू शुड ईट लेस ब्रेड। एकदम सही है, अगर आप अपनी वेट, अपना जो वजन है वो आप लूज करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्रेड कम खाना चाहिए। इफ यू वांट टू लूज वेट यू हैड बेटर ईट लेस ब्रेड। यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अगर आप अपना वेट जो है कम करना चाहते हैं तो आपको कम ब्रेड खाना चाहिए, ये आपके लिए बेटर होगा।
इफ यू वांट टू लूज वेट ईट लेस ब्रेड, यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको ब्रेड कम खाना है, कम खाइए ऐसा करके। इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, यू शुड हैव बीन ईटन लेस ब्रेड। तो यही जो है ना इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको कम ब्रेड खाना चाहिए था बोल रहे हैं। पास्ट में शुड हैव का यूज पास्ट की जो चीजें हैं उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं, शुड हैव बीन इटन ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बीन भी तो इनकरेक्टली यूज हुआ है, बीन भी तो यहाँ पे नहीं आता। तो यहाँ पे इस तरह से यूज हुआ है कि आपको कम ब्रेड खाना चाहिए था, इस सेंस में यूज हुआ है। आप प्रेजेंट में वेट कम करना चाहते हो और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बहुत कम ब्रेड खाना चाहिए था, और उसमें भी ये इनकरेक्टली यूज हुआ है, बीन वर्ड यूज होता ही नहीं है, ये पैसिव वॉइस में यूज होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है इनकरेक्टली यूज हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो हमें इनकरेक्टली यूज वाला जो है देखना था, तो यही इनकरेक्टली यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट अ सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन चॉइस। यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करना है। देखिए अलग अलग टॉपिक्स है ना, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना, अलग अलग चीजों से आपसे आपके लिए क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आर्टिकल से आया है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ब्लैंक फ्रेंच लिव इन फ्रांस एंड ब्लैंक पोर्टुगीज इन पोर्टुगल, यानी पुर्तगाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सीधा आंख बंद करके द आ जाएगा, क्योंकि द फ्रेंच लिव इन फ्रांस एंड द पोर्टुगीज लिव इन पोर्टुगल, ठीक है। तो द क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रेंच का मतलब यहाँ पे हम कोई देश को या कोई लैंग्वेज को हम जो शो नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, द हिंदी, द संस्कृत, द इंग्लिश नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच है ना, ये किसको शो कर रहा है? फ्रेंच जो है ना फ्रांस के पूरे लोगों को शो कर रहे हैं, पूरे वहाँ के देशवासियों को शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम द यूज करेंगे कि द जो फ्रेंच है, जो फ्रांस के लोग हैं, वो जो है कहाँ रहते हैं? फ्रांस में रहते हैं, और जो पुर्तगाली है वो पुर्तगाल में रहते हैं, इस तरह से। तो द का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। चलिए देखते हैं। ही इज टॉलर देन मी। यहाँ पे देखिए, ये आप केस जब पढ़े होंगे, केस, तो केस में क्या होता है? दो केस में हम पढ़ते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होता है, यानी या नॉमिनेटिव केस जिसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और पॉजेसिव केस होता है। तो तीन तरह के केस होते हैं। पॉजेसिव में क्या? अधिकार को शो करते हैं। तो सब्जेक्टिव में जैसे आई आ जाता है, वी आ जाता है, ही आ जाता है, शी आ जाता है, ठीक है, इट है, दे है, इस तरह से ये चीजें आती हैं, इट दे करके। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाता है? आई का मी हो जाता है, और पॉजेसिव में माई और माइन हो जाता है ना, ये आप पढ़े होंगे केस में। तो वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है। हाँ, एक और है यू, यू है ना, ये यू का यू ही रहता है। तो ये आप पढ़े होंगे। तो इसको आप देखिए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आप पढ़े होंगे कि ही सब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए, अगर ही की तुलना हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस की, तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, मी नहीं आना चाहिए। ही इज टॉलर देन आई होगा, मी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। ही इज टॉलर देन आई, ये करेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, और इसका कंपैरिजन हमें सब्जेक्टिव केस से ही करना है, ठीक है। दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। देखिए, ये जो बुक्स है ये तुम्हारे लिए है और मेरे लिए है। तो ये आई क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो यू आया है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस का है। जैसे आई, दिस बुक्स आर फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, ऐसा करके आपको बोलना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये वाला केस, क्योंकि इसका यू का यू ही रहता है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव आना चाहिए था, आई नहीं आएगा, क्या आएगा? मी आएगा। तो इस तरह से दूसरा और चौथा जो है ना वो सही हो जाएगा। तो ओनली 2 and 4 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह से जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब पढ़ेंगे ना, तो इसको अच्छे से और समझेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट हो जाता है। और जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन कैसे करना है इसको आपको समझना है। सब्जेक्टिव केस, केस का भी ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं। केस में आपको इस चीज को देखना होगा कि केस में हम
जिस केस की तुलना करते हैं तो उसका केस भी वही होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ought to put in central heating, which is the most appropriate answer to the above remark। यहाँ पे बोला जा रहा है ought to एक फॉर्मल वर्ड है और ये मोरल वैल्यूज को भी शो करता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यू ought to put in central heating, आपको क्या करना चाहिए, सेंट्रल हीटिंग। सेंट्रल हीटिंग आपको रखना चाहिए घर में, यानी घर में बहुत ज़्यादा ठंडी है तो यहाँ पे कोई बोला जा रहा है, कोई सलाह दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, सेंट्रल हीटिंग यानी गर्मी आपके घर में हीटर वगैरह हीटिंग वगैरह ये रखनी चाहिए, ऐसा सलाह दे रहा है कोई समवन। तब आप क्या बोलोगे, इसको आप एप्रोप्रिएट जब आंसर दोगे तो कैसे दोगे, तो यस आई सपोज आई शुड बोलोगे, यस आई सपोज आई ऑट टू बोलोगे, या आई सपोज आई शैल, यस आई सपोज आई नीड। तो यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जब कोई आपको सलाह दे रहा हो तो आप क्या बोलोगे, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा अगर आपको बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे हाँ मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो आप बोलोगे यस आई सपोज आई शुड, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑटो आपको बोलने की नीड नहीं होगी, यहाँ पे आपको कोई सलाह दिया है ना यहाँ पे, तो आप इसी वर्ड का यूज करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये ए वाला जो है ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू इज अ वंडरफुल बुक बाय रस्किन बॉर्न। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रैंडफादर की, दादाजी की जो प्राइवेट जू इज अ वंडरफुल, दादाजी की जो प्राइवेट जू है ना, ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू इज अ वंडरफुल बुक बाय रस्किन बॉर्न, यानी ये नाम है, बुक का नाम है ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी ग्रैंडफादर की जो प्राइवेट जू है, निजी जो चिड़ियाघर है, ये एक वंडरफुल बुक है। किसके द्वारा लिखी हुई बुक है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड जो फेमस राइटर है ना, उनके द्वारा लिखी हुई ये फेमस बुक है ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। अब इसे हमें क्या करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कहाँ से करना है, अबव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक है या स्टेटमेंट में है, इसे हमें क्या करना है, एक्सक्लेम विस्मयादि बोधक सेंटेंस में हमें जो है ट्रांसफॉर्म करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, चलिए रीड करके देखते हैं। व्हाट अ वंडरफुल बुक ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू ऑफ रस्किन बॉन्ड इज। तो यही जो है ना सबसे एप्रोप्रिएट लग रहा है, एक बार देखें तो ये सही लग रहा है, ठीक है। ओ ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू इज अ वंडरफुल बुक बाय रस्किन बॉन्ड, ये उतना एप्रोप्रिएट नहीं है ना। हाउ वंडरफुल अ बुक ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू बाय रस्किन बॉन्ड इज, ये भी थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला ज्यादा बेटर है, ए वाला। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ही ए ही इसका सही आंसर होगा। जब आप किसी चीज को देखते हैं कि कोई चीज जब वंडरफुल रहता है तो आप क्या बोलते हो, वाह व्हाट अ वंडरफुल थिंग, बोलते हैं ना, व्हाट का यूज करते हैं जनरली। तो यहाँ पे व्हाट अ वंडरफुल बुक ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू ऑफ रस्किन बॉन्ड इज, तो ये जो है ना ज्यादा प्रिपेयर होगा जब हम इस असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चूज मतलब जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं तब। तो इस तरह से ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप आज जो हमने पढ़े हैं, जितने भी 10 क्वेश्चंस आज हमने कवर किए हैं, वो सब आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा और आप पूरे तन मन धन से भिड़ गए होंगे लेक्चरर की तैयारी के लिए, इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी के लिए, और बहुत अच्छे से पढ़ाई आप कर रहे होंगे, ऐसा मुझे आशा है। तो मिलते हैं दोस्तों इसके थर्ड पार्ट में, है ना, और फिर से अच्छे से स्टडी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।